Namaste, welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra, we will discuss Chapter 32, Communalism, the Liberal Phase. तो आज का डिस्कशन है कम्युनलिज्म पे, यानी सांप्रदायिकता। ये शब्द सुनते ही आजकल कितनी चीजें दिमाग में आ जाती हैं ना? बिल्कुल। लेकिन हम आज ये देखने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, स्पेसिफिकली 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी की शुरुआत में। क्या ये हमेशा से था, जैसा कई बार लगता है, या इसकी भी एक हिस्ट्री है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है? हमारे पास बिपिन चंद्रा की किताब से इस पर काफी डिटेल्ड सोर्स मटेरियल है। हाँ, तो चलो इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनलिज्म कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से डेवलप हुई है। अच्छा। सोर्सेज बताते हैं कि 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से से पहले, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1870s तक, भारत में कम्युनलिज्म वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। उस वक्त इस तरह की सोच या पॉलिटिक्स मतलब ना के बराबर थी। सीरियसली? मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, ये जो इतनी टेंशन क्रिएट करता है, ये हिस्टोरिकली काफी रीसेंट है। ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है। हाँ, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये सदियों से चला आ रहा है। नहीं, सोर्सेस क्लियर करते हैं कि 1857 की क्रांति में तो हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर लड़े ही थे। वो तो सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन उसके बाद भी 1860s के अगर आप नॉर्थ इंडिया के न्यूज़पेपर्स देखें तो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि हिंदू इंटरेस्ट्स अलग है और मुस्लिम इंटरेस्ट्स अलग है और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा। बल्कि जो एक कॉमन आइडेंटिटी उभर कर आती थी वो हिंदुस्तानी की थी। हिंदुस्तानी? हाँ, और ये हिंदुस्तानी आइडेंटिटी खास तौर पर ब्रिटिश या यूरोपियन रूलर्स के खिलाफ दिखती थी। मजहब के बेस पर कम्युनिटीज के बीच इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया उस वक्त पॉपुलर डिस्कोर्स में नहीं था। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? अगर पहले ऐसी बात नहीं थी तो ये हम वर्सेस वो वाली फीलिंग कहाँ से पैदा हुई? इसमें सर सैयद अहमद खान का नाम बहुत लिया जाता है। उनका रोल क्या था इस सब में? क्या वो शुरू से ही कम्युनल थे? देखिए, सर सैयद अहमद खान एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है। शुरुआत में जब कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, खासकर नॉर्थ इंडिया में, ये नोटिस किया कि मुस्लिम्स मॉडर्न एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में हिंदुओं के कंपैरिजन में स्पेसिफिकली कुछ कम्युनिटीज जैसे बंगाली हिंदूज या अपर कास्ट हिंदूज के कंपैरिजन में पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसका ब्लेम हिंदुओं पर नहीं डाला। अच्छा। उनका एनालिसिस था कि इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की शुरुआती एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, मतलब 1857 के बाद वाली, और मुस्लिम अपर क्लासेस का मॉडर्न एजुकेशन को ना अपनाना जिम्मेदार है। ओके, सोल्यूशन कम्युनिटी के अंदर देखा। एग्जैक्टली, सोल्यूशन कम्युनिटी के अंदर देखा, दूसरी कम्युनिटी को ब्लेम करने में नहीं। और सर सैयद अहमद खान खुद, उनका इनिशियल अप्रोच क्या था? सर सैयद अहमद खान, जो बिना डाउट 19th सेंचुरी के एक आउटस्टैंडिंग इंडियन थे, उन्होंने अपना पूरा एजुकेशनल काम शुरू में बिना किसी कम्युनल भेदभाव के किया। अच्छा। 1860s में उन्होंने जो साइंटिफिक सोसाइटीज बनाई, उनका मकसद मॉडर्न नॉलेज को प्रमोट करना था और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। फाइनेंसेस भी दोनों कम्युनिटी से आए। वो एकदम सेक्युलर अप्रोच लेकर चल रहे थे। हाँ, अलीगढ़ कॉलेज का जिक्र आता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या वो शुरू से ही एक एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बनाने का प्लान था? देखिए, अलीगढ़ कॉलेज का प्राइमरी एम जरूर ये था कि मुस्लिम अपर क्लासेस में जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति झिझक थी उसे दूर किया जाए। हाँ। लेकिन इसे बनाने में फाइनेंशियली हिंदुओं ने भी काफी सपोर्ट किया। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में इसके स्टाफ में और स्टूडेंट्स में भी काफी नॉन मुस्लिम्स, खासकर हिंदू थे। प्रिंसिपल भी यूरोपियन रहे, तो इनिशियल विजन काफी इंक्लूसिव था, सिर्फ एक कम्युनिटी को आइसोलेट करने का नहीं था। वाओ, ये जानकारी तो पूरी पिक्चर ही बदल देती है, क्योंकि आजकल अलीगढ़ मूवमेंट को सीधे सीधे मुस्लिम सेपरेटिज्म की शुरुआत से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उस वक्त तक सर सैयद लगातार हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे। यूनिटी की? हाँ, उनका 1884 का एक फेमस कोट है जो उनके उस वक्त के विजन को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, क्या आप इस जमीन पर नहीं रहते? क्या आपको इसी में दफनाया या जलाया नहीं जाता? यकीनन आप इसी जमीन पर जीते और मरते हैं। याद रखें कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ रिलीजियस टर्म्स हैं, वरना इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान और ईसाई इस फैक्ट के बेस पर कि वो यहाँ रहते हैं, एक कौम है। एक कौम, नेशन या कम्युनिटी।
यहाँ वो कौम शब्द का इस्तेमाल एक कॉमन नेशनैलिटी के लिए कर रहे थे, वन नेशन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक कौम, वन नेशन, ये तो बिल्कुल नेशनलिस्ट लैंग्वेज लग रही है। तो फिर आखिर वो टर्निंग पॉइंट कब और क्यों आया? कैसे ये एक कौम की बात करने वाले सर सैयद इतनी जल्दी दूसरी दिशा में मुड़ गए और कम्युनल लाइंस पर सोचने लगे? ये शिफ्ट समझना बहुत जरूरी है। यही तो आयरनी है। इंडिया में मॉडर्न पॉलिटिकल कम्युनलिज्म की शुरुआत इफेक्टिव तौर पर 1880s के आखिरी सालों में हुई और इसमें एक बड़ा रोल सर सैयद अहमद खान का ही रहा। उन्हीं का? हाँ, जब उन्होंने इस कम्युनल आर्ग्यूमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस उन्हें खतरा लगने लगी? अभी तो वो यूनिटी की बात कर रहे थे। हुआ ये कि 1887 तक आते आते कांग्रेस का एंटी इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका क्रिटिकल स्टांस साफ होने लगा था। अच्छा। वो ज्यादा राइट्स, रिप्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट में इंडियंस का रोल मांग रहे थे। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को खटकने लगी। हाँ। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन और यूपी के लेफ्टिनेंट कॉल्विन ने ओपनली कांग्रेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, सरकार ने हमला बोला? हाँ, इसी पॉलिटिकल क्लाइमेट में सर सैयद को ये लगा कि अगर मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे फील्ड्स में आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता ब्रिटिश रूलर्स के प्रति लॉयल्टी दिखाकर ही मिलेगा। लॉयल्टी दिखा के? हाँ, उन्हें लगा कि कांग्रेस का साथ देने से या ब्रिटिश का विरोध करने से मुस्लिम्स का नुकसान होगा। ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। मतलब एक स्ट्रेटेजिक मूव था ये, कि पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनाने के लिए रूलिंग पावर के साथ खड़े हो जाओ बजाय उसके खिलाफ लड़ने वालों के। ऐसा तो आज भी पॉलिटिक्स में दिखता है कई बार। एग्जैक्टली। और उन्हें अलीगढ़ कॉलेज के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स और बड़े जमींदारों की एक्टिव सपोर्ट की भी जरूरत थी। ओके। इसलिए पहले उन्होंने यूपी के कुछ हिंदू लाजाओं और जमींदारों के साथ मिलकर, जैसे राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, राजा ऑफ भिंगा, एक अटेम्प्ट किया कि जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं, जागीरदारी सोच वाले, हाँ, जो बर्थ और स्टेटस को इम्पोर्टेंस देते थे, उन्हें कांग्रेस के इमर्जिंग डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म के खिलाफ खड़ा किया जाए। कांग्रेस तो क्वालिफिकेशन और इलेक्शन की बात कर रही थी, जो इन ट्रेडिशनल एलिट्स को पसंद नहीं था। लेकिन ये पहली कोशिश, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों एलिट्स को जोड़ती थी, फेल हो गई। तो फिर प्लान बी क्या था? जब वो ब्रॉडर क्लास बेस्ड अलायंस नहीं बना पाए, तब सर सैयद ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। कैसे? अब उन्होंने स्पेसिफिकली मुस्लिम जमींदारों और अपर क्लासेस को मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पर मोबिलाइज करना शुरू किया कांग्रेस के खिलाफ। अच्छा, मुस्लिम आइडेंटिटी पर फोकस। हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू डोमिनेटेड है और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स अलग हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यही वो मोमेंट था जहां से वो बेसिक थीम्स रखे गए जो आगे चलकर 20th सेंचुरी में मुस्लिम कम्युनल आइडियोलॉजी का फाउंडेशन बने। यहीं से वो नैरेटिव शुरू हुआ कि मुस्लिम्स एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी हैं जिनके हित हिंदू से फंडामेंटली डिफरेंट हैं। तो क्या थे वो बेसिक थीम्स या आइडियाज? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये समझना क्रूशियल है कि वो कौन सी दलीलें थी, कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे जिन्होंने इतना बड़ा डिवाइड क्रिएट करने में रोल प्ले किया। सबसे पहला और सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये था कि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है। हाँ। इसलिए अगर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, जैसा कि कांग्रेस मांग रही थी, या अगर ब्रिटिश चले गए और पावर इंडियंस के हाथ में आई, तो हिंदू मेजॉरिटी इनेविटेबली मुस्लिम्स पर डोमिनेट करेगी और उनके इंटरेस्ट्स को दबा देगी। उन्होंने टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी का डर दिखाया। हाँ, ये डर कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमारी कौन सुनेगा वाली फीलिंग को एक्सप्लॉइट किया गया। ओके, ये डर तो आज भी माइनॉरिटीज में दिखता है, किस सोसाइटीज में। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या बताया गया? सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट की या कोई रास्ता भी सुझाया? सोल्यूशन ये बताया गया कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश रूल का बने रहना जरूरी है। ब्रिटिश रूल का? हाँ, सर सैयद ने कहा कि ब्रिटिश ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम्स के बेस्ट गार्डियंस हो सकते हैं। इसलिए मुस्लिम्स को ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहना चाहिए और कांग्रेस का जो नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, विरोध करना चाहिए। मतलब लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश वाज प्रोजेक्टेड एज बीइंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। एक तरफ कांग्रेस आजादी के लिए नेशनल मूवमेंट बना रही थी और दूसरी तरफ ये आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि मुस्लिम्स का भला ब्रिटिश के साथ रहने में ही है।
ये तो सीधा सीधा नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने वाली बात हुई। बिल्कुल। और इसके साथ ही ये आइडिया भी फोर्सफुली रखा गया कि हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट्स परमानेंटली कन्फ्लिक्टिंग है। परमानेंटली कन्फ्लिक्टिंग। हाँ, जो उन्होंने पहले एक कौम की बात की थी उससे कम्प्लीटली यू टर्न लेते हुए अब कहा कि भारत एक नेशन हो ही नहीं सकता। उन्होंने डिक्लेयर किया कि कांग्रेस एसेंशियली एक हिंदू बॉडी है जिसके ऑब्जेक्टिव्स मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। ये कितना बड़ा शिफ्ट है उनके अपने 1884 के स्टेटमेंट से बिल्कुल उल्टा। और कांग्रेस को सीधे हिंदू बॉडी कह देना, जबकि उसमें बदरुद्दीन तैयबजी जैसे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स थे जो प्रेसिडेंट भी बने। ये तो क्लियरली डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश थी। हाँ, और उन्होंने कांग्रेस को इस बात पर भी क्रिटिसाइज किया कि वो सोशल इक्वालिटी की बात करती है लो बॉर्न और हाई बॉर्न के बीच। ये उनके अपने एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड को भी रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। कांग्रेस की जो डिमांड थी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, उस पर उन्होंने सबसे फेमस ऑब्जेक्शन दिया वो गेम ऑफ डाइस वाली एनालॉजी से। गेम ऑफ डाइस कैसे? उन्होंने कहा कि इलेक्शंस का मतलब होगा कि हिंदू हमेशा जीतेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा वोट्स है, जैसे किसी के पास खेलने के लिए 4 डाइस हो और दूसरे के पास सिर्फ 1। इस तरह उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी मुस्लिम्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वो न्यूमेरिकली इन्फीरियर है। ये गेम ऑफ डाइस वाली एनालॉजी तो काफी पावरफुल इमेज क्रिएट करती है हेल्पलेसनेस की। सीधे सीधे कहा जा रहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इनहेरेंटली मुस्लिम्स के खिलाफ है। इससे तो डर बैठना लाजमी है। एग्जैक्टली। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई भी इलेक्शन सिस्टम पावर बंगालियों या बंगाली टाइप के हिंदुओं के हाथ में दे देगा। उस वक्त बंगाली इंटेलेक्चुअल्स काफी एक्टिव थे नेशनलिज्म में। हाँ बिल्कुल। तो कहा कि पावर उनके हाथ में चली जाएगी और इससे मुस्लिम्स अटमोस्ट डिग्रेडेशन यानी बेहद अपमान की स्थिति में आ जाएंगे और हिंदू उन पर गुलामी का फंदा यानी रिंग ऑफ स्लेवरी डाल देंगे। ये लैंग्वेज देखिए कितनी ज्यादा चार्ज्ड और डिवाइसिव थी। तो सिर्फ विरोधी था या कुछ कॉन्क्रीट डिमांड्स भी रखी थी इस नई आइडियोलॉजी के बेस पर? डिमांड्स भी आईं। सर सैयद और उनके फॉलोअर्स ने गवर्नमेंट जॉब्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो लिमिटेड पावर वाली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज थीं, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में मुस्लिम्स के लिए सेफगार्ड्स मांगे। इसका मतलब था रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजंस। रिजर्वेशन। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट डिमांड ये थी कि मुस्लिम्स को सिर्फ उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी हिस्टोरिकल रोल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अच्छा। हाँ, पॉपुलेशन से ज्यादा। हाँ। ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन हिंदुओं से कम ना हो। इसे वेटेज कहा गया। लेकिन क्या उन्होंने सबके लिए कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई कांग्रेस के अगेंस्ट, जैसे बाद में मुस्लिम लीग बनी? उस टाइम पर नहीं। सर सैयद और उनके ग्रुप ने कोई काउंटर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। क्यों? इसका एक रीजन ये था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स उस वक्त किसी भी तरह के इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं थे, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और। दूसरा, सर सैयद खुद भी एजुटेशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। अच्छा, आंदोलन वाली राजनीति के खिलाफ। हाँ, उनका मानना था कि कोई भी आंदोलन वाली राजनीति अल्टीमेटली एंटी गवर्नमेंट हो जाती है और ब्रिटिश रूलर्स में डिस्ट्रस्ट पैदा करती है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को सलाह दी कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहें, पॉलिटिकली पैसिव बने रहें और अपना फोकस एजुकेशन और ब्रिटिश लॉयल्टी पर रखें। और ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था इस सब पर? क्या वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश रूलर्स ने इस कम्युनल लॉजिक और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के आर्ग्यूमेंट के पीछे छुपे पॉलिटिकल फायदे को फौरन समझ लिया। डिवाइड एंड रूल। एग्जैक्टली। उन्हें दिख गया कि ये डिवाइड एंड रूल के लिए एक परफेक्ट टूल है नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करने का। सोर्सेस कहते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने शुरू से ही इस कम्युनल लाइन ऑफ थिंकिंग को एक्टिवली प्रमोट और सपोर्ट किया। एक्टिवली सपोर्ट किया। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे हुकूमत ने इस उभरते हुए डिवाइड को न सिर्फ यूज किया बल्कि उसे हवा भी दी ताकि इंडियन नेशनलिज्म की कॉमन चैलेंज को काउंटर किया जा सके। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स सर सैयद की इस बात से एग्री कर गए? क्या सभी ने पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया और ब्रिटिश के लॉयल बन गए, या उस वक्त भी ऐसे मुस्लिम्स थे जो कांग्रेस के साथ थे और इंडियन नेशनलिज्म का हिस्सा थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सभी ने सर सैयद की बात मान ली। ये सच है कि उनकी दी हुई लॉयल्टी वाली पॉलिटिक्स उनकी डेथ के बाद भी चलती रही। हाँ। फॉर एग्जाम्पल 1905-6 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ और उसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट चला, तो जो प्रो ब्रिटिश मुस्लिम कम्युनल लीडर्स थे उन्होंने खुलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। अच्छा। और जो मुस्लिम स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें इन लॉयलिस्ट लीडर्स ने इस्लाम का गद्दार, वाइल्ड ट्रेटर्स टू इस्लाम और कांग्रेस का दलाल, कांग्रेस टाउट्स तक कहा।
तो एक स्ट्रॉन्ग लॉयलिस्ट ग्रुप तो था। लेकिन इसका मतलब कोई दूसरी तरफ भी थी। बिल्कुल। एक बहुत सिग्निफिकेंट सेक्शन था मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, जिन्होंने सर सैयद की पॉलिटिकल पैसिविटी और लॉयल्टी की पॉलिसी को रिजेक्ट किया। जैसे? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो 1887 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक उसी साल जब सर सैयद ने कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी। और आने वाले सालों में कांग्रेस सेशंस में मुस्लिम डेलीगेट्स की संख्या बढ़ती गई। और कौन लोग थे जो कांग्रेस के साथ जुड़े? क्या ये सिर्फ कुछ इंडिविजुअल फिगर्स थे या एक प्रॉपर नेशनलिस्ट ट्रेंड था मुस्लिम्स में? ये एक प्रॉपर ट्रेंड था। बॉम्बे से आर.एम. सयानी, ए भीमजी, बंगाल से मीर मुशर्रफ हुसैन, अब्दुल रसूल, नॉर्थ इंडिया से हामिद अली खान, ऐसे बहुत से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे जो कांग्रेस में शामिल हुए। और उन्होंने एक्टिवली इस बात को काउंटर किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू बॉडी है या मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की डिमांड्स नेशनल हैं, सभी इंडियंस के लिए हैं। अच्छा, तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट करंट उस वक्त मौजूद था जो कम्युनल पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा था? हाँ, और सोर्सेज के मुताबिक 19th सेंचुरी के एंड तक ये नेशनलिस्ट ट्रेंड पूरे देश के मुस्लिम्स में फैल रहा था। बंगाल में तो जैसा मैंने कहा, अब्दुल रसूल जैसे लीडर्स और बड़ी संख्या में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट किया। बंगाल में खास तौर पर? हाँ, इनफैक्ट सोर्स ये भी कहता है कि बंगाल में 1920s के एंड तक नेशनलिस्ट ट्रेंड ही डोमिनेंट रहा मुस्लिम्स के बीच। तो ये पिक्चर के सारे मुस्लिम कम्युनल लाइन पर चल पड़े थे, ये हिस्टोरिकली गलत है। एक वाइब्रेंट नेशनलिस्ट मुस्लिम वॉइस हमेशा से रही है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर नेशनलिस्ट ट्रेंड इतना स्ट्रांग था, खासकर बंगाल जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस में, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे बनी 1906 में? एक अलग कम्युनल पार्टी की जरूरत क्यों महसूस हुई और वो शुरुआत में कैसे सक्सेसफुल हुई? इसके पीछे कई फैक्टर्स थे। एक बड़ा ट्रिगर था स्वदेशी मूवमेंट 1956। स्वदेशी आंदोलन? हाँ, इस मूवमेंट ने पहली बार इंडिया में मास पॉलिटिक्स की शुरुआत की। इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट हुआ। इस माहौल में जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, नेशनलिस्ट थे, उन्हें कांग्रेस या ब्रॉडर मूवमेंट से दूर रखना मुश्किल हो गया था। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बढ़ रहा था, उन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस देने पर मजबूर होना पड़ रहा था। अच्छा। ऐसे में सर सैयद की जो पॉलिसी थी पॉलिटिकल पैसिविटी की, कि सियासत से दूर रहो, वो अब चल नहीं सकती थी। मैदान में उतरना जरूरी हो गया था। मतलब जो लॉयलिस्ट ग्रुप था उनको भी लगा कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, वरना नेशनलिस्ट वेव सबको बहा ले जाएंगी। बिल्कुल। जो मुस्लिम लीडर्स कम्युनल लाइन पर सोच रहे थे और उनके ब्रिटिश सपोर्टर्स को लगा कि अब पॉलिटिकल फील्ड में एक्टिवली इंटरवीन करना ही होगा। ओके। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिसंबर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी गई। ढाका में? हाँ। इसे बनाने वाले लोग कौन थे? बड़े जमींदार जैसे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिनुल मुल्क, एक्स ब्यूरोक्रेट्स यानी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दूसरे अपर क्लास के लोग। ये आम मुसलमानों की पार्टी नहीं थी, ये एलीट्स द्वारा बनाई गई पार्टी थी। अच्छा, एलीट्स की पार्टी। और इसका एजेंडा क्या था? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्या ये भी कांग्रेस की तरह आजादी या राइट्स की बात कर रही थी? नहीं, इसका एजेंडा बिल्कुल अलग था। मुस्लिम लीग को शुरू से ही एक लॉयलिस्ट, ब्रिटिश के प्रति वफादार, हाँ, लॉयलिस्ट, कम्युनल यानी सांप्रदायिक हितों की बात करने वाली, और कंजर्वेटिव यानी पुरानी सोच को बनाए रखने वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। इसने क्या किया फिर? इसने बंगाल पार्टीशन का समर्थन किया, जबकि नेशनलिस्ट मुस्लिम्स इसका विरोध कर रहे थे। इसने सेपरेट मुस्लिम इंटरेस्ट्स का नारा बुलंद किया। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दें। ओह, ये तो बहुत डिवाइसिव मांग थी। हाँ, और ये मांग 1909 में मान भी ली गई मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को और डिवाइड किया। इसने गवर्नमेंट सर्विसेज में मुस्लिम्स के लिए सेफगार्ड्स यानी रिजर्वेशंस मांगे। बेसिकली सर सैयद और उनके फॉलोअर्स ने जो कम्युनल आइडियोलॉजी के थीम्स रखे थे, उन सबको इसने रिपीट किया और इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इंस्टीट्यूशनलाइज किया? हाँ। इसके एक लीडर विकारुल मुल्क ने तो ओपनली कहा, खुदा ना करे अगर ब्रिटिश रूल इंडिया से चला गया तो हिंदू यहाँ रूल करेंगे और हमारी जान, माल और इज्जत हमेशा खतरे में रहेगी। इस खतरे से बचने का एक ही तरीका है कि हम ब्रिटिश रूल को कंटिन्यू करने में मदद करें। हाँ, उन्होंने वही माइनॉरिटी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी वाला डर फिर से जताया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
लीग का असल निशाना कौन था, ब्रिटिश रूल या कांग्रेस? मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उभरते हुए मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। इसकी गतिविधियां नेशनल कांग्रेस और हिंदुओं के खिलाफ निर्देशित थीं, न कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। अच्छा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये साफ दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, मतलब एलीट मुस्लिम्स के, और पावर स्ट्रक्चर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलकर कम्युनल डिवाइड को एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल शेप दिया। लीग की एस्टैब्लिशमेंट एक तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट को काउंटर करने की कोशिश थी, जिसमें लॉयलिस्ट मुस्लिम एलीट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट्स कन्वर्ज कर रहे थे। तो ये थी कहानी कम्युनलिज्म के लिबरल फेस की, जहां हमने देखा कि कैसे शुरुआत में यूनिटी की बात करने वाले लीडर्स पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते बदले, कैसे ब्रिटिश ने इस डिवाइड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और बढ़ावा दिया, और कैसे फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ एक लॉयलिस्ट कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में जो नेशनल मूवमेंट के खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन जाहिर है कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये तो शुरुआत थी। इसके बाद के डेकेड्स में कम्युनलिज्म और ज्यादा अग्रेसिव हुआ, इसकी आइडियोलॉजी और पेनिट्रेट की, और इसका इम्पैक्ट ग्रास रूट्स तक पहुंचा, जिसके रिजल्ट्स हम बाद में देखते हैं। पर इस फेज से एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि जब ये सारी पॉलिटिकल मैनूवरिंग चल रही थी, जो मोस्टली एलीट्स के बीच थी, तो उस वक्त का कॉमन हिंदू या कॉमन मुसलमान इस सब को कैसे देख रहा था? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके आपसी भाईचारे पर इस एलीट पॉलिटिक्स का क्या और कितना असर पड़ रहा था, ये सोचना भी जरूरी है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है कि एलीट पॉलिटिक्स और कॉमन लोगों की रियलिटी में कितना गैप था या कनेक्शन था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे वो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की एक लहर सी पूरे देश में फैल रही थी, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने बात की थी, कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। हाँ, सोर्सेज हमें ये भी दिखाते हैं कि ठीक उसी वक्त, उसी दौर में एक और ताकत, जिसे हम सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहते हैं, वो भी मतलब अपनी जड़ें जमा रही थी। अच्छा, तो ये साथ साथ हो रहा था। अक्सर लगता है कि पहले नेशनलिज्म आया होगा, फिर रिएक्शन में कम्युनलिज्म। नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दोनों धाराएं थीं, ये दोनों फोर्सेज आप कह सकते हैं, वो लगभग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे डेवलप हो रही थी। ओह, जैसे मान लीजिए दो पौधे एक ही गमले में उग रहे हों, तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर हिंदू सांप्रदायिकता के जो शुरुआती साइंस दिखते हैं, हाँ, और साथ ही मुस्लिम लीग के अंदर भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस आ रहे थे, उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उस जमाने में कैसे शेप ले रही थी। तो कहाँ से शुरू करें, वो 1870s वाली बात? हाँ, वहीं से। सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि 1870s के आसपास से ही समाज के कुछ सेक्शंस थे। कौन से सेक्शंस? खास तौर पर हिंदू जमींदार, साहूकार और वो जो नया नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास प्रोफेशनल तबका उभर रहा था। अच्छा। उनमें से कुछ लोग मुस्लिम विरोधी भावनाएं फैलाने लगे थे, और इसमें सबसे मजेदार बात जो सोर्सेज बताते हैं, क्या? कि ये लोग इतिहास को बिल्कुल उसी नजरिए से देख रहे थे जैसा अंग्रेज दिखाना चाहते थे। उन्होंने वो कॉलोनियल नैरेटिव पूरी तरह अपना लिया था। ओह, मतलब अंग्रेजों वाला वर्जन ऑफ हिस्ट्री, कि वो मिडीवल इंडिया में मुसलमानों का राज बड़ा टिरानिकल था, बड़ा जालिम था। बिल्कुल। और ये कि हम अंग्रेज तो मसीहा बनकर आए हैं, एक लिबरेटिंग फोर्स, हिंदुओं को उस मुस्लिम ऑपरेशन से बचाने वाले। कमाल है। मतलब अंग्रेजों ने जो कहानी अपने डिवाइड एंड रूल के लिए गढ़ी, उसे ही सच मान लिया गया। हाँ, और उसे आगे बढ़ाया गया। ये तो आज भी होता है कई बार, है ना? इतिहास के किसी एक हिस्से को पकड़कर पूरी कहानी बना लेना अपने मतलब के हिसाब से। सही बात है। और फिर इसमें जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम किया भाषा के मुद्दे ने। हाँ, लैंग्वेज इशू। यूपी और बिहार जैसे इलाकों में हिंदी को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन उसे एक सीधा साधा भाषा का सवाल नहीं रहने दिया, उसे एक कम्युनल रंग दे दिया गया। कैसे? कहा गया कि भाई उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है और हिंदू हिंदुओं की। अरे, भाषा को भी ऐसे बांट दिया। आज भी हम देखते हैं ये सब, छोटी छोटी बातों पर, बोली पर कैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कॉलोनी की मीटिंग से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक। बिल्कुल। सोचिए उस वक्त ये कितना डिवाइसिव रहा होगा। हाँ। और फिर एक और बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया गया,
गाय का। अच्छा, काउ स्लॉटर वाला मामला। हाँ, 1890s की शुरुआत में एंटी काउ स्लॉटर प्रोपेगेंडा मतलब गौ हत्या के खिलाफ प्रचार जोरों पर था। पर निशाना कौन था? अंग्रेज, जो अपनी छावनियों में अपने कंजम्पशन के लिए बड़े पैमाने पर गाय कटवाते थे। नहीं, निशाना बनाया गया मुसलमानों को। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जिसे हम स्केपगोटिंग कहते हैं। स्केपगोटिंग मतलब बलि का बकरा बनाना। बिल्कुल, असली प्रॉब्लम या कल्प्रिट को छोड़कर किसी कमजोर ग्रुप पर सारा इल्जाम डाल देना। जैसे घर में कुछ टूट जाए तो छोटे भाई बहन पर बात आ जाती है। हाँ, सही है। मतलब फोकस ही बदल दिया पूरा। अंग्रेजों की पॉलिसीज पर सवाल उठाने के बजाय इसे दो समुदायों का झगड़ा बना दिया। एग्जैक्टली। और सोर्सेज बताते हैं कि इसका नतीजा भी क्या होता था। अक्सर कम्युनल रायट्स, सांप्रदायिक दंगे, छोटी सी बात बढ़ जाती थी। ये कब तक चला? यह आंदोलन 1896 तक तो कुछ शांत हुआ, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर 1910 के बाद, ये और भी ज्यादा जहरीले मतलब मोर टॉक्सिक फॉर्म में वापस आया। बाप रे। और इसके साथ ही एक और मांग लगातार चल रही थी। किस चीज की? लेजिस्लेचर्स में यानी विधायिकाओं में और सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की हिस्सेदारी को लेकर अच्छा, एजिटेशन चल रहा था। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा। हाँ, तो ये सारी चीजें देखिए, वो कॉलोनियल हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन, भाषा का मुद्दा, गाय का मुद्दा, नौकरियों और सीटों में हिस्सेदारी की मांग, ये सब मिलकर एक खास तरह की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बना रहे थे। कैसी कॉन्शियसनेस? एक ऐसी चेतना जो राष्ट्र से पहले अपने समुदाय के हितों को रख रही थी। नेशन फर्स्ट नहीं, कम्युनिटी फर्स्ट वाली सोच। फिर ये चीजें थोड़ी और ऑर्गेनाइज्ड हुई है ना, जैसे पंजाब हिंदू सभा। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि 1909 में पंजाब हिंदू सभा बनी। इसके मेन लीडर्स थे यूएन मुखर्जी और लालचंद। और कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू कम्युनल आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रखी। हाँ, सोर्सेज तो यही कहते हैं। और पता है, इनका सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे था? किस पर? सरकार पर नहीं, नेशनल कांग्रेस पर। कांग्रेस पर। क्यों? उनका मानना था कि कांग्रेस तो बस मुसलमानों को अपीज करने में लगी हुई है। उन्हें खुश करने के चक्कर में हिंदू हितों का बलिदान मतलब हिंदू इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर रही है। ये अपीजमेंट वाला आर्ग्यूमेंट ये तो आज भी सुनते हैं हम पॉलिटिकल डिबेट्स में। हाँ बिल्कुल, कि एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। उस वक्त ये सोच कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, जो एक इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही थी। लालचंद ने तो अपनी किताब में काफी सख्त बातें लिखी थी शायद। हाँ, उनकी किताब थी सेल्फ एब्नेगेशन इन पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं के लिए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मिसफॉर्चून तक कह दिया, मतलब खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अरे बाप रे। उन्होंने लिखा कि हिंदू तो पिछले 25 सालों से जहर पी रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसीज को जहर बताया उन्होंने और खत्म होने की कगार पर हैं। और उन्हें बचाना है तो इस जहर को उगलना होगा और इस बुराई यानी कांग्रेस से छुटकारा पाना होगा। हाँ। सोचिए कितनी स्ट्रांग, कितनी विभाजनकारी भाषा। हाँ, और उन्होंने सरकार को लेकर भी कुछ कहा था। बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वो सरकार से ऐसी मांगे कर रही है जो इम्पॉसिबल हैं, पूरी हो ही नहीं सकती। अच्छा। और इस वजह से सरकार का गुस्सा कांग्रेस पर और अल्टीमेटली हिंदुओं पर निकलता है, ऐसा उनका कहना था। तो सोल्यूशन क्या बताया उन्होंने? लालचंद का सजेशन था कि हिंदुओं को चाहिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार को न्यूट्रल कर दें, उसे बीच में ना आने दें। और वो कैसे होगा? जब हिंदू कांग्रेस को छोड़ देंगे, उसे खत्म कर देंगे। एसेंशियली ये नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने की एक सीधी सीधी कोशिश थी। और उनका वो फेमस कोट भी तो है जो आज भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है। हाँ, वो हिंदू फर्स्ट एंड एन इंडियन आफ्टर वाला, कि एक हिंदू को न केवल ये मानना चाहिए बल्कि इसे अपने जीवन का, अपने आचरण का हिस्सा बना लेना चाहिए कि वो पहले हिंदू है और बाद में भारतीय। ये सोच कि आपकी धार्मिक पहचान आपकी राष्ट्रीय पहचान से पहले आती है, ये उस वक्त जो इंडियन आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा था उसे सीधा चैलेंज था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आइडेंटिटी को लेके कितना गहरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अंदर ही अंदर। और फिर इसी सोच पर ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनी। हाँ, अप्रैल 1915 में उसका पहला सेशन हुआ। अध्यक्ष थे कासिम बाजार के महाराजा। लेकिन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू में उतनी स्ट्रांग नहीं थी मुस्लिम लीग के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, बनने के बाद भी कई सालों तक ये मुस्लिम लीग की तुलना में काफी कमजोर रही। उसकी पकड़, उसका इन्फ्लुएंस उतना नहीं था। इसके क्या कारण बताए गए हैं सोर्सेज में? हाँ, इसके कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। एक तो सोशियोलॉजिकल रीजन बताया गया है, मतलब समाज के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। वो क्या? कहा गया है कि मुसलमानों में, खासकर जो मुस्लिम मिडिल क्लास था, उसमें भी जमींदारों का, पुराने एरिस्टोक्रेट्स का और जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स थे, हाँ, उनका दबदबा ज्यादा था।
उनका इन्फ्लुएंस लीडरशिप पर ज्यादा था। अच्छा, और हिंदुओं में? जबकि हिंदुओं और पारसियों में जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिटी थी, मतलब वो लोग जो साइंस, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म जैसी नई सोच रखते थे, हाँ। और साथ ही बूर्जुआ एलिमेंट्स यानी व्यापारी वर्ग, ये लोग ज्यादा तेजी से इंटेलेक्चुअल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे थे। उनकी हेजेमनी बढ़ रही थी। हेजेमनी मतलब? हेजेमनी मतलब कि समाज की सोच पर, उसके डायरेक्शन पर किस ग्रुप का कंट्रोल ज्यादा है। तो हिंदुओं में ये कंट्रोल धीरे धीरे मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग ग्रुप्स के पास आ रहा था। समझ गई। जबकि मुसलमानों में सोर्सेस के मुताबिक रिएक्शनरी लैंडलॉर्ड्स और मुल्लाओं का दबदबा ज्यादा बना रहा। इसे ऐसे समझ सकते हैं शायद जैसे किसी कंपनी में पुरानी सोच वाले मैनेजर्स बदलाव रोक रहे हों और दूसरी में नए आइडियाज वाले लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हों। हाँ, कुछ वैसा ही। सोर्सेस कहते हैं कि जमींदार और ट्रेडिशनल रिलीजियस लीडर्स, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, जनरली कंजर्वेटिव होते थे और कॉलोनियल अथॉरिटी के समर्थक। लेकिन हिंदुओं में ये तबका धीरे धीरे लीडरशिप पोजीशंस खो रहा था, जबकि मुसलमानों में उनका दबदबा बना हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो इस लिहाज से सोर्सेज आर्ग्यू करते हैं कि मुसलमानों के बीच मिडिल क्लास का तुलनात्मक रूप से कमजोर होना और उसका सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बैकवर्डनेस, मतलब सामाजिक और वैचारिक पिछड़ापन, इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, जब प्रोग्रेसिव आवाजें दब जाती हैं तो शायद पुरानी बांटने वाली सोच को ज्यादा स्पेस मिल जाता है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। और कोई पॉलिटिकल रीजन भी था हिंदू महासभा की रिलेटिव वीकनेस का? हाँ, एक पॉलिटिकल रीजन भी बताया गया है। वो ये कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हिंदू सांप्रदायिकता को उतनी कंसेशंस और सपोर्ट नहीं दिया जितना मुस्लिम सांप्रदायिकता को। क्यों भाई? भेदभाव? भेदभाव से ज्यादा कैलकुलेशन। सरकार अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत मुस्लिम सांप्रदायिकता पर ज्यादा डिपेंड कर रही थी, उसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी अपने फायदे के लिए। वो एक साथ दोनों घोड़ों पर सवार नहीं हो सकती थी। इट वॉज अ कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव। समझ गए, डिवाइड एंड रूल का हिस्सा था ये। बिल्कुल। और इसी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी का एक बहुत पावरफुल टूल था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, पृथक निर्वाचक मंडल। ये मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में आया था ना, 1909। हाँ, 1909 में लागू हुआ। ये कॉलोनियल ऑफिशियल्स और कम्युनल फोर्सेस का मिला-जुला प्रोडक्ट था, सांप्रदायिकता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक तरीका। ये सिस्टम था क्या असल में? बेसिकली इसके तहत मुस्लिम वोटर्स के लिए और बाद में सिखों और दूसरों के लिए भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गईं। मतलब इन सीटों से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट लड़ सकता था और वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर ही ले सकता था। चुनाव का आधार ही धर्म बन गया। अरे, तो फिर तो। हाँ, इसका असर बहुत गहरा हुआ। इसने इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स का अरीना, एक अखाड़ा बना दिया। वो कैसे? आप सोचिए, अगर किसी कैंडिडेट को पता है कि उसके सारे वोटर्स एक ही धर्म के हैं, तो उसे दूसरे धर्म के लोगों की चिंता करने की जरूरत क्या है? उनसे अपील क्यों करेगा वो? हाँ, बात तो सही है। वो तो बस अपने ही लोगों से वोट मांगेगा। एग्जैक्टली। वो ब्लेटेंटली कम्युनल अपील्स कर सकते थे, खुलकर सांप्रदायिक बातें कर सकते थे, और जो वोटर्स और बाकी लोग इन अपीलों को सुनते थे, वो धीरे धीरे कम्युनल लाइंस पर सोचने और वोट करने के लिए ट्रेंड हो गए। उनकी सोच ही वैसी बन गई। ओह, ट्रेंड हो गए। हाँ, एक तरह से वो कम्युनल पावर, कम्युनल प्रोग्रेस के बारे में सोचने लगे। यहां तक कि अपनी असली सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गरीबी, बेरोजगारी, उनको भी वो कम्युनल टर्म्स में देखने लगे। ये तो कुछ आज की वोट बैंक पॉलिटिक्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल। पार्टियों को पता होता है कि किस जाति या धर्म के लोग किधर वोट देंगे, और वो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स उस सोच की इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन थी एक तरह से। और सिर्फ इलेक्टोरेट्स ही नहीं, वो सीटों का रिजर्वेशन और वेटेज का भी यही असर हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। विधायिका में, सरकारी नौकरी में, एजुकेशन में, इन सब का भी यही नतीजा निकला। इन्होंने समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा किया। ये पॉलिसीज चाहे जिस इंटेंशन से लाई गई हों, अल्टीमेटली इन्होंने बंटवारे की सोच को, सेपरेशन की फीलिंग को ही डीपन किया। यहाँ सोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देते हैं शायद। हाँ, देते हैं। जब हम कम्युनलिज्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक आम गलती होती है। क्या? अक्सर लोग, चाहे वो आम इंसान हो या हिस्टोरियंस, एक तरह की सांप्रदायिकता के पनपने का कारण दूसरी सांप्रदायिकता को बताते हैं। हाँ, वो रिएक्शन वाला आर्ग्यूमेंट कि उनकी सांप्रदायिकता पहले शुरू हुई, इसलिए हमारी सांप्रदायिकता उसके जवाब में आई। एग्जैक्टली। और ये कहकर
एसेंशियली आप अपनी सांप्रदायिकता को जस्टिफाई कर रहे होते हो पिछले दरवाजे से, जैसे बच्चे लड़ते हुए कहते हैं पहले इसने मारा था। हाँ हाँ या घर के झगड़ों में होता है, गलती तुम्हारी थी, तुमने शुरू किया। बिल्कुल वही सोर्सेस कहते हैं कि ये तय करना कि कौन सी सांप्रदायिकता पहले आई, ये तो वही मुर्गी पहले आई या अंडा वाली बात हो गई। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक बार कम्युनलिज्म पैदा हो गया और डेवलप होने लगा तो उसके अलग अलग रूप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, वो एक दूसरे को फीड करने लगे, एक दूसरे को खाद पानी देने लगे। वो एक विशियस साइकिल बन गया। हिंदू कम्युनलिज्म गेव जस्टिफिकेशन एंड फ्यूल टू मुस्लिम कम्युनलिज्म एंड वाइस वर्सा। वो एक दूसरे को बढ़ाते चले गए। अच्छा, ये तो हुई हिंदू सांप्रदायिकता और सरकारी पॉलिसीज के बाद। अब जरा मुस्लिम लीग की तरफ देखें, वहां क्या चल रहा था? हाँ, वहां भी बड़े दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रहे थे। सोर्सेज बताते हैं कि जो यंग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, जो नई पीढ़ी थी, हाँ, वो लीग की जो अपर क्लास लीडरशिप थी, हाँ, जो ज्यादातर लॉयलिस्ट थी, हाँ, अंग्रेजों की वफादार एंटी हिंदू स्टैंस लेती थी और थोड़ी आप कह सकते हैं स्लेविश मेंटालिटी रखती थी। गुलाम मानसिकता। हाँ, मतलब जी हुजूरी वाली। तो ये युवा उनसे डिससेटिस्फाई होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये लीडरशिप तो कौम के असल मुद्दों पर स्टैंड ही नहीं ले रही। उनमें एक रेस्टलेसनेस थी, मतलब। बिल्कुल। वो मॉडर्न और रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अच्छा। इसी दौर में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजहरुल हक जैसे नेताओं ने मिलकर एक ज्यादा मिलिटेंट नेशनलिस्ट ग्रुप बनाया, एहरार मूवमेंट। ये वो लोग थे जो स्टेटस को चैलेंज कर रहे थे। एहरार मूवमेंट। ओरिएंटेशन पर यह है कि इन्हें कॉन्जर्वेटिव उलेमा, यानी जो पारंपरिक मुस्लिम विद्वान थे, उनके एक सेक्शन का भी सपोर्ट मिला। सच में? उलेमा का। हाँ। खासकर देवबंद स्कूल से जुड़े लोगों का। हाँ। देवबंद स्कूल का नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक कंसिस्टेंट एंटी इंपीरियलिस्ट रोल रहा है, ये याद रखना चाहिए। अच्छा। और मौलाना आजाद, वो भी इसी दौर के हैं। हाँ, बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर जो नेशनल मूवमेंट की तरफ आए, वो थे युवा मौलाना अबुल कलाम आजाद। सिर्फ 24 साल की उम्र में 1912 में उन्होंने अपना अखबार निकाला, अल हिलाल। अल हिलाल, हाँ, सुना है। वो कायरो की फेमस अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और अपने रैशनलिस्ट और नेशनलिस्ट विचारों के लिए जाने जाते थे। इमेजिन 24 की एज में इतना इन्फ्लुएंशियल पेपर चलाना। हाँ, तो लीग के अंदर क्या हुआ फिर? इन नए लोगों का असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। लीग के अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल चला, एक कशमकश हुई और आखिरकार ये नेशनलिस्ट यंग मुस्लिम्स ज्यादा डोमिनेंट हो गए। अच्छा। वो कांग्रेस में भी एक्टिव थे और सोर्सेज बताते हैं कि 1912 में कांग्रेस के एक बहुत प्रोमिनेंट नेता एम ए जिन्ना, वो तो कांग्रेस में थे पहले। हाँ, वो कांग्रेस में थे। उन्हें भी लीग ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया और उसी साल लीग ने सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन को अपने ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किया। ये तो बड़ा शिफ्ट था, पहले तो वो लॉयलिस्ट थे। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट था लीग की पहले के लॉयलिस्ट पॉलिसी से। और इसी साल आगा खान, जो लीग के पुराने लॉयलिस्ट लीडर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया। ओह, तो ये सब दिखाता है कि लीग के अंदर की हवा बदल रही थी। हाँ, तेजी से। 1912 से लेकर लगभग 1924 तक का जो पीरियड है, उसमें लीग पर इन यंग नेशनलिस्ट्स का दबदबा रहा, लॉयलिस्ट के मुकाबले। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि लीग की पॉलिसीज कांग्रेस के करीब आने लगी। एक टाइम पर ऐसा लगने लगा कि शायद दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ सकती हैं। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ, वो इसी दौर की उपज है। लेकिन यहाँ भी शायद एक लेकिन है। सोर्सेस कुछ और भी कहते हैं। हाँ, यहाँ सोर्सेज एक नुक्ता उठाते हैं, एक वार्निंग देते हैं। कहते हैं कि इस यंग मुस्लिम नेशनलिज्म में कुछ एक्सेप्शंस, जैसे जिन्ना को छोड़ दें, तो एक कमी थी। क्या कमी? ये पूरी तरह सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस और पैन इस्लामिक एलिमेंट था। पैन इस्लामिज्म मतलब दुनिया भर के मुसलमानों की एकता का विचार। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मॉडर्न इंपीरियलिज्म को उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से अपोज करने के बजाय ज्यादातर इस बेसिस पर लड़ रहे थे कि अंग्रेजों से खिलाफत यानी तुर्की के खलीफा और इस्लाम के पवित्र स्थानों को खतरा है। अच्छा, वो खिलाफत वाला मुद्दा। हाँ, उस समय ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को दुनिया भर के खासकर सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर आमने सामने आए तो भारत के मुसलमानों में बहुत गुस्सा था। तो उनका एंटी इंपीरियलिज्म का जो ड्राइविंग फोर्स था, वो पॉलिटिको इकोनॉमिक एनालिसिस से ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट था। तो उनकी अपीलें भी धार्मिक होती थीं। हाँ, अक्सर। अब सोर्सेस कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये रिलीजियस कलरिंग, ये धार्मिक रंगत
नेशनलिज्म से टकराई नहीं टकराई। नहीं, बल्कि इसने उल्टा मुसलमानों को, खासकर शहरी मुसलमानों को एंटी इंपीरियलिस्ट बनाया, उन्हें नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई धार्मिक नारा या सिंबल लोगों को एक बड़े पॉलिटिकल कॉज के लिए मोबिलाइज कर देता है। हाँ, होता है। उस समय खलीफा का मुद्दा ऐसा ही एक रैलिंग पॉइंट बन गया था, खिलाफत मूवमेंट के रूप में। लेकिन लॉन्ग रन में? हाँ, सोर्सेज वार्न करते हैं कि लॉन्ग रन में ये अप्रोच हार्मफुल साबित हुई। क्यों? क्योंकि इसने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आदत डाल दी, उसे इंकरेज किया। और जब आप हर राजनीतिक मसले को, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन का हो, इकोनॉमिक राइट्स का हो, सोशल रिफॉर्म का हो, धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं, तो तर्क और कॉमन इंटरेस्ट्स की जगह अक्सर रिलीजियस आइडेंटिटी और इमोशंस ले लेते हैं। और ये पॉलिटिक्स के लिए एक डेंजरस टर्न हो सकता है, क्योंकि ये डिवीजन को बढ़ाता है। तो मतलब ये दौर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ नेशनल यूनिटी की कोशिशें चल रही थी कांग्रेस की लीडरशिप में। हाँ, दूसरी तरफ कम्युनल आइडेंटिटीज और पॉलिटिक्स भी शेप ले रही थी। हिंदू सांप्रदायिकता अपनी जमीन बना रही थी। तो मुस्लिम लीग के अंदर भी चेंजेस आ रहे थे, जहां नेशनलिस्ट एलिमेंट्स उभर रहे थे, लेकिन उनके अप्रोच में भी एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एलिमेंट था। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट की वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगातार काम कर रही थी। हाँ, हिस्ट्री कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। ये मल्टीपल करंट्स का संगम होता है, जो एक दूसरे को काटती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ये दौर अर्ली 20th सेंचुरी का इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर के लिए बहुत फाउंडेशनल साबित हुआ। हाँ, लगता तो है। नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म, ये सारी फोर्सेस मैदान में थीं। और इनका टकराव आगे चलकर देश के भविष्य को तय करने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम भारतीय राजनीति के एक बड़े ही दिलचस्प और थोड़े कह सकते हैं नाजुक, इवन वॉलेटाइल दौर पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। वो दौर जब लगा कि अरे वाह, सब मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दरारें पड़ने लगी और वो गहरी होती चली गई। हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो 1916 के लखनऊ पैक्ट से कहानी शुरू करते हैं और हमें 1920 के आखिर तक ले जाते हैं, जब माहौल काफी कम्युनल, मतलब सांप्रदायिक हो चुका था। बिल्कुल, ये पीरियड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके एकोज, इसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। हाँ, एक तरफ नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, गांधी जी आ चुके थे, मास मोबिलाइजेशन हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साइमल्टेनियसली, मतलब उसी वक्त, वो जमीन भी तैयार हो रही थी जिस पर कम्युनलिज्म की जड़ें फैलने लगी। It's a classic case study of how things are never just black and white, especially politics और social change में। सही कहा। तो हमारी कोशिश यही है कि इन सोर्सेज को निचोड़ के ये समझें कि वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे, कौन सी रणनीतियां थीं जो शायद काम कर गईं और कौन सी थीं जो बैकफायर कर गईं। कोशिश करेंगे कि लिसनर्स को उस दौर की राजनीति की एक लेयर्ड तस्वीर मिल सके। जरूर। तो चलिए गोता लगाते हैं 1916 में लखनऊ पैक्ट। सोर्सेस बताते हैं कि ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो अक्सर अलग-अलग दिशाओं में चलती थीं, वो एक साथ आईं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे दिग्गज नेताओं का इसमें बड़ा हाथ था। जिन्ना तो उस समय एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहलाते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये काफी सिग्निफिकेंट था। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने लखनऊ में अपने सालाना सेशंस एक ही समय पे रखे और मिलकर सरकार के सामने एक कॉमन सेट ऑफ पॉलिटिकल डिमांड्स रखी। अच्छा। इसमें सबसे अहम मांग थी भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी युद्ध के बाद। सोचिए, ब्रिटिश सरकार पर कितना दबाव बना होगा। हाँ, मतलब जैसे कॉलेज में दो राइवल स्टूडेंट ग्रुप्स, हाँ, जो हमेशा इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर फाड़ते हैं, वो अचानक मिलकर डीन के पास पहुंच जाएं कि भाई हॉस्टल का खाना सुधारो और फीस कम करो। बिल्कुल, ये वैसी ही यूनिफिकेशन वाली फीलिंग थी उस वक्त। पर इस पैक्ट की सबसे कंट्रोवर्शियल बात जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, वो थी कांग्रेस का सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल के प्रिंसिपल को मान लेना। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज और सीटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था भी एक्सेप्ट कर ली गई। ये क्या था और कांग्रेस ने इसे क्यों माना, जबकि वो पहले इसके खिलाफ थी? सोर्सेज इस पर क्या रोशनी डालते हैं? देखिए, यहीं पर वो पहला बड़ा इंसाइट मिलता है, द पैराडॉक्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनेंगे। अच्छा, वेटेज मतलब जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, उन्हें पॉपुलेशन रेशियो से ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जहां हिंदू माइनॉरिटी में थे, जैसे पंजाब, उन्हें वेटेज मिलेगा। तो कांग्रेस ने इसे क्यों माना? सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक, ताकि मुस्लिम लीग को साथ लाकर अंग्रेजों पर ज्यादा दबाव बनाया जा सके।
यूनिटी एट दैट मोमेंट सीम्ड पैरामाउंट। मतलब उस वक्त एकता सबसे जरूरी लगी। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हुआ? क्या नेताओं ने इसे सोचा था उस वक्त? यहीं पर सोर्सेज एक क्रूशियल पॉइंट उठाते हैं। ये पैक्ट जिसने फौरी तौर पर मतलब इमीडिएटली एकता बढ़ाई, उसने अनजाने में कम्युनल पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क को लेजिटिमाइज कर दिया। लेजिटिमाइज कर दिया? कैसे? कांग्रेस ने टैसिटली मतलब एक तरह से मान लिया कि हिंदुओं और मुसलमानों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स अलग-अलग हैं और उन्हें साधने के लिए अलग व्यवस्था चाहिए। ओह, ये कुछ ऐसा है जैसे एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए भविष्य में बंटवारे की आशंका में अभी से कमरों पर नाम लिखने की बात मान लेना। समझ गई। इसने कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का रास्ता खोल दिया, भले ही नियत उस वक्त एकता बनाने की थी। It was a calculated risk, perhaps, but one whose cost became clearer only later. तो ये यूनिटी की एक कीमत थी जो बाद में भारी पड़ी। लेकिन चलिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के दौर में चलते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, फिर खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सोर्सेज बताते हैं कि इस फेज में तो हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर पहुंच गई थी। कमाल के किस्से हैं सोर्सेज में। अरे वो दौर तो वाकई जबरदस्त था। सोर्सेज में जो उदाहरण है वो आज सोचकर भी हैरानी होती है। स्वामी श्रद्धानंद एक प्रमुख आर्य समाजी नेता जिन्हें काफी ऑर्थोडॉक्स माना जाता था। हाँ। उन्हें मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पुलपिट से मेंबर से भाषण देने के लिए इनवाइट किया। सच में? जामा मस्जिद से? जी हाँ। और दूसरी तरफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक जाने-माने मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता, उन्हें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गईं। वाह, ये तो कमाल है। ये सिर्फ टोकन जेस्चर्स नहीं थे, ये जमीन पर बदलते माहौल और गहरी होती एकता का सबूत थे। सोर्सेज कहते हैं कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम की जय के नारों से गूंज रहा था। इमेजिन दैट, वो एनर्जी, वो ऑप्टिमिज्म। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज ये भी नोट करते हैं कि इस मैस मूवमेंट के दौर में जो पुराने ढर्रे के नेता थे, खासकर लैंडलॉर्ड क्लास के या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो मुस्लिम लीग से जुड़े थे, वो पीछे छूटने लगे। हाँ, वो कटने लगे थे। मुस्लिम लीग खुद खिलाफत कमेटी के सामने कमजोर पड़ गई। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स का कैरेक्टर बदल रहा था। अब ये ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं रही थी, ये सड़क पर उतरने वाली मैस पॉलिटिक्स थी। अच्छा। खिलाफत मूवमेंट भले ही उसका मुद्दा धार्मिक था, तुर्की के खलीफा की पोजीशन बचाना, उसने भारत के आम मुसलमान, खासकर अर्बन मिडिल क्लास और आर्टिजन्स में एक जबरदस्त नेशनल एंटी इंपीरियलिस्ट चेतना जगाई। मतलब देशभक्ति की भावना। हाँ, और अंग्रेजों के खिलाफ होने की भावना। उन्हें लगा कि उनकी धार्मिक पहचान की लड़ाई और देश की आज़ादी की लड़ाई, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन था। सोच ये भी कहता है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इश्यूज उठाना, जैसे खिलाफत मूवमेंट ने मुसलमानों के मुद्दे उठाए, या अकाली आंदोलन ने सिखों के, या एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन ने दलित हिंदुओं के, ये अपने आप में गलत नहीं था। सही पॉइंट है। एक ट्रूली इंक्लूसिव नेशनलिज्म को समाज के अलग अलग वर्गों की स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस करना ही पड़ता है, जब तक वो लार्जर नेशनल गोल के साथ अलाइन होती हैं। जैसे एक अच्छे फैमिली हेड को हर बच्चे की अलग जरूरत का ध्यान रखना होता है, उससे परिवार मजबूत होता है, टूटता नहीं। हाँ, सही मिसाल है। तो स्पेसिफिक कम्युनिटी इश्यूज उठाना कम्युनलिज्म नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि नेशनल मूवमेंट समाज की जड़ों तक पहुंच रहा है। ओके, यहाँ तक तो कहानी बड़ी पॉजिटिव लग रही है। यूनिटी बढ़ रही है, लोग साथ आ रहे हैं। लेकिन फिर सोर्सेज एक क्रिटिकल वीकनेस की तरफ इशारा करते हैं, खासकर खिलाफत आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, यहाँ थोड़ा मोड़ आता है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी नेतृत्व, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस लीडरशिप भी शामिल थी, वो मुस्लिम समाज की इस रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एक ज्यादा मैच्योर सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करने में शायद उतना सफल नहीं हो पाया। ये एक बहुत ही डेलिकेट और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है सोर्सेज की। खिलाफत नेताओं ने मोबिलाइजेशन के लिए जाहिर तौर पर धर्म का भरपूर इस्तेमाल किया। मतलब धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ा। हाँ, मस्जिदों से अपीलें हुई, फतवे जारी किए गए, धार्मिक नारों और सिंबल्स का जमकर प्रयोग हुआ। इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इसने आम मुसलमान के मन पर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और मौलवियों की पकड़ को और मजबूत कर दिया। ओ, मतलब जो पकड़ शायद कमजोर हो रही थी। हाँ, जो शायद पहले से कमजोर हो रही थी, वो फिर से ताकतवर हो गई। और पॉलिटिकल इश्यूज को भी प्योरली रिलीजियस लेंस से देखने की आदत पड़ गई। मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन का वो घालमेल जिसे सेक्युलरिज्म अलग करना चाहता है, वो और गहरा हो गया। प्रिसाइजली, बिल्कुल। और जब मुस्लिम सॉलिडारिटी के नाम पर इतनी मोबिलाइजेशन हुई, तो इसने अनजाने में उस कम्युनल आइडियोलॉजी के लिए ज़मीन तैयार कर दी जो कहती थी कि मुसलमानों के हित हिंदुओं से अलग हैं
और उन्हें अपनी अलग पॉलिटिकल एंटिटी बनानी चाहिए। बाप रे। ये कुछ ऐसा था जैसे आपने बाढ़ रोकने के लिए एक बांध बनाया, लेकिन उसकी नींव में ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लीं जो पानी लगने पर गल सकती थीं। बाद में जब माहौल बदला तो ये रिलीजियस कॉन्शियसनेस सेक्युलर नेशनल कॉन्शियसनेस में बदलने के बजाय कम्युनल कॉन्शियसनेस में बदल गई। दिस इज अ की इनसाइट। द वेरी टूल्स यूज्ड फॉर यूनिटी हैड द पोटेंशियल फॉर डिविजन। और फिर माहौल बदला। फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, अचानक। सोर्सेज बताते हैं कि इससे लोगों में जबरदस्त डिसइल्यूजनमेंट और फ्रस्ट्रेशन फैला। जो इतनी एनर्जी थी वो अचानक रुक गई। हाँ, एक वैक्यूम सा आ गया। साथ ही 1919 के एक्ट के तहत डायआर्की लागू हो गई थी, यानी प्रांतों में थोड़ी पावर ट्रांसफर हुई, मिनिस्टर्स बने, जी। जिससे लिमिटेड पावर, नौकरियों और काउंसिलों की सीटों के लिए कंपटीशन और खींचतान शुरू हुई। और इसी वैक्यूम और फ्रस्ट्रेशन के माहौल में कम्युनलिज्म ने वापसी की, और इस बार ज्यादा जोर से। हाँ, 1922 के बाद के साल एक तरह से कम्युनल रिएक्शन का दौर थे। सोर्सेज बताते हैं कि देश भर में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, बार बार सांप्रदायिक दंगे होने लगे। हाँ, बहुत। ऐसा लगा जैसे वो यूनिटी का बबल फट गया हो। इसी दौर में पुरानी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस रिवाइव हुई और नई भी बनी। जैसे मुस्लिम लीग, जो खिलाफत के दौरान बैकग्राउंड में चली गई थी, वो फिर से एक्टिव हुई। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि इस बार इसका कैरेक्टर बदल गया था। जो नेशनलिस्ट और रेडिकल एलिमेंट्स थे वो या तो बाहर हो गए थे या साइडलाइन कर दिए गए थे। अच्छा। अब लीग पर अपर क्लास के नेताओं का दबदबा था, जो अक्सर प्रो गवर्नमेंट थे और जिनकी आइडियोलॉजी ज्यादा कम्युनल थी। और दूसरी तरफ हिंदू महासभा, जो पहले उतनी एक्टिव नहीं थी, वो 1923 में रिवाइव हुई, और इस बार वो ज्यादा अग्रेसिव थी, ज्यादा ओपनली एंटी मुस्लिम रिटोरिक का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी महासभा? सोर्सेज कोट करते हैं उसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव: मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द हिंदू रेस, हिंदू कल्चर एंड हिंदू सिविलाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द हिंदू राष्ट्र। बाप रे, हिंदू रेस, हिंदू राष्ट्र। आप ये लैंग्वेज देखिए, कहाँ 1920-21 का हिंदू मुस्लिम की जय और कहाँ ये एक्सक्लूसिविटी। ये जमीन कितनी बदल चुकी थी, इसका अंदाजा इस भाषा से लगता है। सोर्सेज ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि दोनों तरफ के कम्युनल लीडर्स एक साइकोलॉजी ऑफ फियर पैदा करने में लगे थे। ये चीज तो आज भी बहुत रेलेवेंट लगती है। हाँ, बिल्कुल। डर बेचना। लोगों को बताया जा रहा था कि देखो, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी कम्युनिटी पिछड़ रही है, दूसरी कम्युनिटी तुम पर हावी हो रही है, तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, तुम्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। ये डर बेचकर लोगों को मोबिलाइज करना शायद सबसे आसान तरीका होता है। बिल्कुल, फियर इज अ पावरफुल मोटिवेटर। और इसी माहौल में हिंदुओं में संगठन, यूनिटी और शुद्धि, रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म मूवमेंट्स चले। शुद्धि मतलब धर्म परिवर्तन कराना। हाँ, जो हिंदू से मुसलमान या ईसाई बन गए थे उन्हें वापस हिंदू बनाना, और मुसलमानों में तंजीम और तबलीग मूवमेंट जोर पकड़े। अच्छा, दोनों तरफ से? हाँ, ये सब एसेंशियली कम्युनल कंसोलिडेशन और एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी के प्रयास थे। माहौल कम्पेटिटिव और हॉस्टाइल होता गया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात जो सोर्सेज बताते हैं वो ये कि जो राष्ट्रवादी नेता नेशनल यूनिटी और सेक्युलरिज्म की बात करते थे, उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। हाँ, ये बहुत दुखद था। उन्हें अपनी ही कम्युनिटी का दुश्मन, धर्मद्रोही करार दिया जाने लगा। इमेजिन द प्रेशर। आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं और आपके ही लोग आपको गद्दार कह रहे हैं। ये दिखाता है कि कम्युनल रेटरिक कितना पावरफुल और पॉइजनस हो सकता है। इट फोर्सेस पीपल टू चूज साइड्स इवन इफ दे डोंट वांट टू। नेशनलिस्ट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टाइम था। और चिंता की बात ये थी कि बहुत से राष्ट्रवादी नेता भी इस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाए। वो खुद कम्युनल या सेमी कम्युनल पोजीशंस लेने लगे। हाँ, ये भी हुआ। कांग्रेस के अंदर ही जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, जो काउंसिल्स में जाकर सरकार से लड़ने की स्ट्रैटेजी अपना रही थी, उसमें कम्युनल लाइंस पर स्प्लिट हो गया। जी, बिल्कुल। एक ग्रुप रिस्पॉन्सिविस्ट्स के नाम से जाना गया। इसमें लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर जैसे बड़े नेता थे जिनका नेशनल मूवमेंट में बहुत सम्मान था। हाँ, ये तो बड़े नाम हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये लोग हिंदू महासभा में शामिल हो गए और ओपनली हिंदू कम्युनल सॉलिडारिटी की बात करने लगे। उनका तर्क था कि काउंसिलों में हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार से कोऑपरेट करना जरूरी है। ओह, मतलब सरकार से सहयोग। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट था जब नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म की रेखाएं धुंधली होने लगी। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि कुछ ज्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिविस्ट्स और हिंदू महासभा के लोगों ने
सेक्युलर कांग्रेस लीडर्स, खासकर मोतीलाल नेहरू के खिलाफ एक विशिष्ट कैंपेन चलाया। हाँ, बहुत बुरा अभियान था वो। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए कि वो हिंदुओं के हितों के खिलाफ हैं, प्रो मुस्लिम हैं, गाय हत्या का समर्थन करते हैं, बीफ खाते हैं, बेसिकली कैरेक्टर असैसिनेशन। ये आज के जमाने की पॉलिटिकल ट्रोलिंग और फेक न्यूज जैसा ही लगता है ना? हाँ। किसी को डिस्क्रेडिट करने के लिए पर्सनल और कम्युनल अटैक्स करना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स कितना डीजेनरेट हो गया था, और ये सिर्फ एक तरफा नहीं था। मिसट्रस्ट और बिटरनेस दोनों तरफ बढ़ रही थी। सोर्सेज बताते हैं कि कई पुराने खिलाफत नेता भी जो कभी गांधी जी के साथ थे, अब कम्युनल रंग में रंग गए थे। हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव था। सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल शायद मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का था, अली ब्रदर्स, जो खिलाफत मूवमेंट के हीरोज थे। ऐलान करने वाला था, जैसा सोर्सेज डिस्क्राइब करते हैं। वही अली ब्रदर्स जो गांधी जी को इतना मानते थे, अब वो कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो एक हिंदू गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहती है। कांग्रेस पर? हाँ, वो कह रहे थे कि हिंदू मेजॉरिटी मुसलमानों पर डोमिनेट करना चाहती है, उन्हें दबाना चाहती है। ये दिखाता है कि सिर्फ 2-3 साल में ही माहौल कितना बदल गया था, ट्रस्ट डेफिसिट कितना गहरा हो गया था। कल के साथी आज दुश्मन नजर आने लगे थे। और इस सारी कम्युनल बिटरनेस का सबसे भयंकर, सबसे अगली फेस थे कम्युनल रायट्स। हाँ, दंगे। सोर्सेज बताते हैं कि 1923-24 के बाद नॉर्थ इंडिया के बड़े शहर दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद वगैरह दंगों की आग में झुलसते रहे। सोर्सेज साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1928 में आई का डेटा कोट करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1922 से 1927 के बीच, यानी 5 साल में, इंडिया में करीब 112 बड़े कम्युनल राइट्स हुए। 112 5 साल में? हाँ, बड़े दंगे। छोटे मोटे तो और भी होंगे। ये आंकड़े उस दौर की वायलेंस और ब्रेकडाउन ऑफ सोशल फैब्रिक को दिखाते हैं। कहाँ वो हिंदू मुस्लिम की जय के नारे और कहाँ ये खून खराबा। और ये सब उन स्ट्रक्चरल वीकनेसेस से जुड़ता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। लखनऊ पैक्ट का वो कॉम्प्रोमाइज जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेजिटिमाइज किया। हाँ। और खिलाफत मूवमेंट का वो रिलीजियस मोबिलाइजेशन जिसने सेक्युलर कॉन्शियसनेस को पनपने नहीं दिया। सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि इन फैक्टर्स ने अनजाने में ही सही उस जमीन को फर्टिलाइज किया जिस पर कम्युनलिज्म की फसल इतनी तेजी से उगी। बिल्कुल। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए किए गए कॉम्प्रोमाइजेज या स्ट्रैटेजीज के लॉन्ग टर्म अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और एकता, खासकर इतने डाइवर्स समाज में, उसे बनाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना शायद उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। हाँ, ये बात तो है। इंटरनल फॉल्ट लाइंस हमेशा मौजूद रहती हैं। माहौल बदलने पर वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये थी कहानी 1916 से 1927 तक की, एकता की उम्मीदों के परवान चढ़ने से लेकर कम्युनल डिवीजन की कड़वी हकीकत तक, जैसा हमारे सोर्सेज हमें दिखाते हैं। एक दशक जिसने भारतीय राजनीति की दिशा पर गहरा असर डाला। काफी कुछ है इस पर सोचने और समझने के लिए। निश्चित रूप से इतिहास के ये सबक आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। How unity is forged, how it frays, and what forces play a role in both processes. ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही पेचीदा मतलब काफी उलझे हुए पहलू की, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म, और खासतौर पर उसका वो शुरुआती दौर जिसे हम बिपिन चंद्रा अपनी किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 32 में लिबरल फेज कहते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त की जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, उन्होंने इन कम्युनल फोर्सेस से डील करने की कोशिश कैसे की, और उनकी जो मेन स्ट्रैटेजी थी बातचीत और समझौते वाली, वो उतनी इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाई। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोशिशें तो देखिए अच्छी नीयत से हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं। लीडर्स देश को एकजुट रखना चाहते थे, लेकिन उनकी अप्रोच में, उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ फंडामेंटल वीकनेस थी। जैसा आपने कहा, मेन स्ट्रैटेजी थी कम्युनल लीडर्स के साथ नेगोशिएट करके ऊपर के लेवल पर, मतलब यूनिटी एट द टॉप बनाने की कोशिश करना। अच्छा, यूनिटी एट द टॉप मतलब लीडर लेवल पर डील पक्की कर लो, बाकी जनता फॉलो कर लेगी। इसमें या तो कांग्रेस लीडर्स खुद ही अलग अलग कम्युनल ग्रुप्स जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा वगैरह के बीच मीडिएटर बन जाते थे, या फिर वो सीधे मुस्लिम कम्युनल लीडर्स के साथ बैठकर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स पर सेटलमेंट करने की कोशिश करते थे। मतलब लेजिस्लेचर में कितनी सीटें, सरकारी नौकरियों में कितना कोटा, इन सब पर मोल भाव। हाँ, बिल्कुल यही अप्रोच थी। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमें 1928 के आसपास दिखता है। आपको याद होगा वो टाइम साइमन कमीशन भारत आया था। पूरे देश में जबरदस्त विरोध, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे।
इसी माहौल में इंडियन लीडर्स ये भी ट्राई कर रहे थे कि हम सब मिलकर अपना एक संविधान, एक अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि हम सेल्फ गवर्नेंस के लिए तैयार हैं। हाँ, माहौल काफी चार्ज्ड अप था पॉलिटिकली, बहुत टेंशन थी। बिल्कुल। तो उसी दौरान दिसंबर 1927 में दिल्ली में कई मुस्लिम कम्युनल लीडर्स मिले। उन्होंने 4 मेन डिमांड्स रखी, जिन्हें दिल्ली प्रपोजल्स कहा जाता है। ओके, क्या थी ये 4 डिमांड्स? जरा डिटेल में बताएं, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, तो पहली थी सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक सेपरेट प्रोविंस बनाया जाए। दूसरी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP, आज का खैबर पख्तूनख्वा, उसे बाकी प्रोविंसेस जैसा फुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। तीसरी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को 33-13% यानी 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले। और चौथी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। पंजाब और बंगाल में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वहां रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के रेशियो में हो, जिससे मुस्लिम मेजॉरिटी पक्की हो जाए। लेकिन जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, वहां सीटों का जो मौजूदा रिजर्वेशन था वो चलता रहे। काफी कैलकुलेटेड फॉन्ट थी ये तो। पूरी तरह से पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का मामला लग रहा है। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसे आजकल कॉर्पोरेट मर्जर में होता है या छात्र संघ चुनावों में होता है कि बोर्ड में हमारी कितनी सीटें होंगी, किस डिपार्टमेंट का हेड हमारा बंदा होगा। सिंध अलग करो, NWFP को पावर दो, सेंटर में 1/3 सीटें हमें, पंजाब बंगाल में आबादी के हिसाब से बाकी जगह पुराना सिस्टम बड़ा स्पेसिफिक था। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग ही थी एकदम। इसके जवाब में कांग्रेस और दूसरी पार्टीज की तरफ से आई नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप वाली एक ऑल पार्टीज कमेटी ने तैयार किया था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा? क्या उन्होंने ये मांगे मान ली सीधी सीधी? नहीं, नेहरू रिपोर्ट ने एक अलग विजन पेश किया। उसने कहा कि इंडिया एक फेडरेशन बने, जिसका बेसिस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हो और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिले। इलेक्शन के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स की सिफारिश की, मतलब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं, सब के लिए कॉमन वोटिंग लिस्ट। हाँ, रिपोर्ट ने ये जरूर कहा कि सेंटर और प्रोविंसेस में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए सीटें उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व हों। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि रिपोर्ट ने सिंध को बॉम्बे से अलग करने और NWFP में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात मान ली थी, जो दिल्ली प्रपोजल्स की पहली 2 मांगे थी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? रिपोर्ट तो काफी बैलेंस लग रही है। जॉइंट इलेक्टोरेट्स, पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, सिंध और NWFP की मांगे भी मान ली। फिर पेच कहाँ फंसा? मामला क्यों बिगड़ा? पेच फंसा कैलकाटा कन्वेंशन में, दिसंबर 1928 के बिल्कुल एंड में, जब इस रिपोर्ट को फाइनल अप्रूवल के लिए रखा गया। वहां यूनानिमस अप्रूवल, मतलब सर्वसम्मति नहीं बन पाई। मामला काफी उलझ गया। कैसे उलझा? मतलब किन किन ग्रुप्स में क्या दिक्कतें आईं? देखिए, पहली बात तो ये कि मुस्लिम कम्युनल लीडर्स में ही स्प्लिट हो गया। मुस्लिम लीग का एक सेक्शन और खिलाफत मूवमेंट वाले लीडर्स वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स और रिपोर्ट के बाकी प्रपोजल्स मानने को तैयार थे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 3 अमेंडमेंट्स पेश किए थे, उन्हें मान लिया जाए। अच्छा, जिन्ना साहब के अमेंडमेंट्स क्या थे वो? ये तो क्रूशल लगता है। हाँ, बहुत क्रूशल थे। उनमें से 2 तो वही थे जो दिल्ली प्रपोजल्स की तीसरी और चौथी मांग थी, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर में 13% सीटें और पंजाब बंगाल में पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ये नेहरू रिपोर्ट ने नहीं मानी थी। तीसरा एक नया पॉइंट था कि रेजिड्यूरी पावर्स, मतलब वो पावर्स जो स्पेसिफिकली सेंटर या स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो सेंटर के पास ना होकर प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। ओहो, ये तो गेम चेंजर था। मतलब सेंटर कमजोर और स्टेट्स पावरफुल। ये तो आज भी सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बड़ा मुद्दा है, रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास हों। बिल्कुल, और यहीं पर डेडलॉक हो गया। मामला यहीं आकर अटक गया। एक तरफ लीग का ही एक बड़ा सेक्शन था, मोहम्मद शफी और आगा खान वाला ग्रुप, और उनके साथ कई और मुस्लिम कम्युनल ग्रुप्स थे जो जिन्ना के इन अमेंडमेंट से भी सहमत नहीं थे। वो किसी भी कीमत पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ने को राजी नहीं थे। दूसरी तरफ हिंदू महासभा और सिख लीग ने नेहरू रिपोर्ट के सिंध, NWPP, बंगाल और पंजाब वाले हिस्सों पर कड़ा ऑब्जेक्शन किया। उनका कहना था कि ये माइनॉरिटीज को ज्यादा फेवर कर रहा है, और उन्होंने जिन्ना के अमेंडमेंट्स को भी मानने से साफ इनकार कर दिया। और कांग्रेस लीडर्स वो जिन्ना के प्रपोजल से बनने वाले कमजोर सेंटर वाले स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए था। बाप रे,
ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी बड़े जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो। एक भाई कह रहा है मुझे शहर वाला घर चाहिए, दूसरा कह रहा है फैक्ट्री मेरे हिस्से में आनी चाहिए, बहन कह रही है पुश्तैनी जमीन मुझे दो, और पिताजी यहाँ कांग्रेस चाह रहे हैं कि सब मिलकर रहें, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, सब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, एकदम मेस। बिल्कुल सही एनालॉजी है, एकदम यही हाल था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर मुस्लिम कम्युनल लीडर्स एक साथ आ गए और जिन्ना ने भी हवा का रुख देखकर उन्हीं का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेहरू रिपोर्ट तो सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। और फिर उन्होंने पिछले कुछ सालों में अलग अलग कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा उठाई गई सभी डिमांड्स को इकट्ठा करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना दिया। यही डॉक्यूमेंट इतिहास में जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम या जिन्नास 14 पॉइंट्स के नाम से फेमस हुआ। 14 पॉइंट्स, और इन 14 पॉइंट्स में क्या था? कुछ नया था या वही पुरानी बातें ही दोहराई गई थी? नहीं, इसेंशली वही पुरानी मांगें थीं, बस एक जगह कंसोलिडेट कर दी गईं। इसमें 4 दिल्ली प्रपोजल्स थे, 3 कलकत्ता वाले अमेंडमेंट्स थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रखने की मांग, और साथ ही गवर्नमेंट सर्विसेज और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में मुस्लिम्स के लिए सीटों के रिजर्वेशन की मांग भी जोड़ दी गई। और ये 14 पॉइंट्स आने वाले कई सालों तक आप कह सकते हैं कि कम्युनल प्रोपेगेंडा का बेसिस बने रहे, एक तरह का मैनिफेस्टो बन गया। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी कि टॉप लीडर्स से नेगोशिएट करके पैक करके कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ये तो हम कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गई। इसकी इनहेरेंट वीकनेसेस क्या थी? बिपिन चंद्रा क्या एनालिसिस देते हैं, क्यों नहीं चली ये स्ट्रैटेजी? देखिए, सोच के हिसाब से सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक वीकनेस ये थी कि इस स्ट्रैटेजी का मतलब था कि कांग्रेस ने चाहे अनजाने में ही सही इम्प्लिसिटली कम्युनल लीडर्स के इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया कि वही अपने अपने कम्युनिटीज के सो कॉल्ड कम्युनल इंटरेस्ट के असली रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी मान लिया कि ऐसे अलग अलग कम्युनल इंटरेस्ट्स और ऐसे मोनोलिथिक रिलीजियस कम्युनिटीज वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक बड़ा वैचारिक ब्लंडर था। अरे हाँ, मतलब उनसे बातचीत करके उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाकर कांग्रेस ने अनइंटेंशनली उनकी पॉलिटिक्स को एक तरह की लेजिटिमेसी दे दी, उनको और रिस्पेक्टेबल बना दिया, जबकि शायद जरूरत उन्हें पॉलिटिकली आइसोलेट करने की थी या उनकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करने की थी। और इंडिविजुअल्स के खिलाफ एक हार्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कैंपेन चलाने की वो दोनों कमजोर पड़ गईं। आप लगातार मुस्लिम कम्युनल लीडर से नेगोशिएट करते रहेंगे तो कांग्रेस के अंदर जो सेक्युलर एंटी इंपीरियलिस्ट मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंसारी, आसफ अली, उनकी पोजीशन तो वीक होगी ही, उनकी बात कौन सुनेगा? फिर वो किनारे हो गए। ये तो बात है, जैसे अगर किसी ऑफिस में मैनेजमेंट बार बार सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय से बात करे जो हमेशा शिकायतें करते हैं, तो जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लोग हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो उनकी आवाज दब जाएगी। ये तो लीडरशिप फेलियर हुआ एक तरह से। सही कहा। और इतना ही नहीं, इससे कांग्रेस के अंदर ही मौजूद कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या मौलाना मोहम्मद अली, जो कभी कभी खुद भी कम्युनल या सेमी कम्युनल लाइन ले लेते थे। उनका विरोध करना और उन्हें एक्सपोज करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आप एक तरफ लीग से डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने ही नेताओं की सॉफ्ट कम्युनल पॉलिटिक्स पर कैसे सवाल उठाएंगे? एक तरह का डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, हाँ, ये तो डायलेमा था, फंसा हुआ मामला था। एक और बड़ी प्रॉब्लम शायद कंसेशंस की रही होगी, रियायतें देने या ना देने की दुविधा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। ये जो टॉप लेवल नेगोशिएशन वाली स्ट्रैटेजी थी, इसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को जॉब्स और सीट्स के सवाल पर उदार जेनरस कंसेशंस दें। लेकिन दिक्कत ये थी कि हिंदू मिडिल क्लास में भी कम्युनलिज्म काफ़ी फैला हुआ था। वो भी तो कॉलोनियल अंडर डेवलपमेंट के शिकार थे, उनमें भी जॉब्स और अवसरों को लेकर इनसिक्योरिटी थी। ऐसे में कांग्रेस लीडरशिप के लिए मुस्लिम कम्युनलिज्म को दी जाने वाली रियायतों को हिंदू और सिख कम्युनल फोर्सेस को समझाना, उनको मनाना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल था। मतलब ये तो कैच-22 सिचुएशन हो गई। अगर मुस्लिम कम्युनल लीडर्स को खुश करने में फेल हुए तो वो और स्ट्रांग हुए और एग्रेसिव हुए, और अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेशंस दे दिए तो हिंदू कम्युनल बैकलैश का खतरा बढ़ गया। जैसे घर में 2 बच्चों की लड़ाई सुलझाने की कोशिश में मां फंस जाती है, एक को डांटो तो दूसरा सिर चढ़ता है, दूसरे को मनाओ तो पहला नाराज, करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे वाली बात। हाँ, बिल्कुल, यही दुविधा थी। और मान लीजिए किसी तरह बहुत उदारता और समझदारी दिखाकर एक एक्सेप्शनल एफर्ट करके कम्युनल लीडर्स के साथ कोई एग्रीमेंट हो भी जाता,
तो भी क्या गारंटी थी कि वो टिकेगा? हिस्ट्री बताती है कि ऐसे अग्रीमेंट्स टेम्परेरी ही साबित हुए, जैसे 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था, या कुछ हद तक नेहरू रिपोर्ट के साथ भी यही हुआ। वो लंबे नहीं चले। क्यों नहीं टिकते थे एग्रीमेंट्स? क्या वजह थी कि ये टेम्परेरी ही रहते थे? क्योंकि पहली बात, किसी एक कम्युनल लीडर या ग्रुप या पार्टी का दूसरे कम्युनल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स पर इतना कंट्रोल, इतनी अथॉरिटी थी ही नहीं कि वो एक परमानेंट सेटलमेंट पर साइन करके उसे इम्प्लीमेंट करवा सके। और दूसरी बात, कंसेशंस ने तो बस कम्युनल लीडर्स की भूख बढ़ाई। इट ओनली वेटेड द एपेटाइट। जैसे ही आप एक ग्रुप को शांत करते, उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम या अड़ियल लीडर या ग्रुप सामने आ जाता और वो कम्युनल डिमांड्स को और बढ़ा देता। नतीजा ये होता कि जो लीडर पहले मॉडरेट या समझौते वाला दिख रहा था, उसे भी लगता कि कहीं उसका अपने फॉलोअर्स पर कंट्रोल कम ना हो जाए, तो वो भी अपने पहले के स्टैंड से पीछे हट जाता या और कट्टर मांगे करने लगता। ये एक विशेष साइकिल बन गया था, जैसे कि 1928-29 में बार बार हुआ, और जिन्ना खुद इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल थे, जैसा सोर्स बताता है। मतलब जब तक कम्युनल आइडियोलॉजी सोसाइटी में पनप रही थी या वो सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस बनी हुई थीं जो कम्युनल पॉलिटिक्स को फेवर कर रही थीं, तब तक इन कम्युनल लीडर्स को परमानेंटली या लंबे समय तक शांत करना या मनाना बहुत मुश्किल था। ये ऊपर ऊपर की बातें थीं बस। बिल्कुल। तो सोर्स के अनुसार रियल आंसर इस नेगोशिएशन और कंसेशन वाली स्ट्रैटेजी में नहीं था। रियल आंसर था कम्युनलिज्म का हर फ्रंट पर, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल, हर एरिना में पुरजोर विरोध करने में, ऑल आउट अपोजिशन करने में। मतलब सिर्फ लीडर से बात करके नहीं है, बल्कि आइडिया के लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर लड़ना, उसको जड़ से काटना। हाँ, इसके लिए पहले तो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी, उसके सोशल और आइडियोलॉजिकल सोर्सेज और रूट्स क्या हैं, उसका सोशल बेस क्या है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में इतने नेशनलिस्ट काम के बावजूद ये क्यों बढ़ रहा है, इन सब की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती। और इस समझ के बेसिस पर कम्युनलिज्म और कम्युनल पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ एक इंटेंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल छेड़ने की जरूरत थी। और जहां किसानों के क्लास स्ट्रगल को, जैसे जमींदार अक्सर हिंदू बनाम किसान अक्सर मुस्लिम के झगड़े को कम्युनल रंग दिया जा रहा था, वहां किसानों के रियल इश्यूज को उठाने की जरूरत थी ताकि वो इस कम्युनल बहकावे में ना आए। इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करना था। बिल्कुल, जरूरत इस बात की थी कि कम्युनल लीडर्स के साथ जो डिबेट हो उसे रैशनल और एनालिटिकल बनाया जाए। उन्हें मजबूर किया जाए कि वो रीजन और साइंस के बेसिस पर आर्ग्यू करें, ना कि सिर्फ इमोशन और बायस के दम पर पॉलिटिक्स करें। उनको लॉजिक पर लाना जरूरी था। हालांकि ये कहना भी शायद ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। हाँ। गांधी जी और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को नेशनलिस्ट एजेंडा के 3 बेसिक आइटम्स में से एक बनाया था, स्वदेशी और स्वराज के साथ। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये सही है। और उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मौकों पर हिंदू कम्युनल लीडर्स को खुश करने से इनकार भी किया। गांधी जी ने तो कई बार सेक्युलरिज्म के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, ये मानना पड़ेगा। लेकिन सोर्स ये भी पॉइंट आउट करता है कि गांधी जी और कांग्रेस ने कम्युनल फिनोमेना का कोई बहुत डीप साइंटिफिक एनालिसिस पेश नहीं किया। उसकी जड़ों को समझने और काटने की कोशिश शायद उतनी सिस्टमैटिक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। फोकस ज्यादातर ऊपरी एकता पर रहा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि 1920s में भले ही कम्युनल पार्टीज और ग्रुप्स की एक्टिविटीज बढ़ गई थी, लेकिन कम्युनलिज्म अभी इंडियन सोसाइटी में बहुत परवेसिव नहीं था। मतलब ये कोई एपिडेमिक की तरह नहीं फैला था अभी। ये एक अर्बन फिनोमेना ज्यादा था। सही बात है। कम्युनल दंगे जो होते थे वो ज्यादातर शहरों तक ही लिमिटेड थे, और पूरे देश के साइज को देखते हुए उनकी संख्या वास्तव में बहुत बड़ी नहीं थी, जैसा हमें आज लग सकता है। हिंदू कम्युनल लीडर्स को मासेस में बहुत कम सपोर्ट था। मुस्लिम कम्युनल लीडर्स का सोशल बेस भी काफी नैरो था, मतलब संकीर्ण था। ज्यादातर आम मुसलमान नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ थे। कांग्रेस का हिस्सा रहे नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जैसे आजाद, अंसारी, वो अभी भी एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स थे। उनकी बात सुनी जाती थी। और जो नए मूवमेंट्स उभर रहे थे, ट्रेड यूनियन, किसान, यूथ मूवमेंट्स, वो पूरी तरह से सेक्युलर थे। उनमें धर्म के बेस पर कोई डिवीजन नहीं था। वो क्लास इश्यूज पर फोकस कर रहे थे। और साइमन कमीशन पर जो रिएक्शन हुआ, उसने भी तो कम्युनल फोर्सेस की वीकनेस को एक्सपोज किया था, है ना? हाँ। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों में फूट पड़ गई थी। कुछ लोग कमीशन के बॉयकॉट के फेवर में थे और कुछ कॉपरेशन के। ये दिखाता है कि वो कितने डिवाइडेड थे। हाँ, बिल्कुल। और कि साइमन कमीशन एंटी मूवमेंट चला, और उसके बाद 1930 से 1934 तक
सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। उसने तो पूरे देश को हिला दिया और एक बार फिर कम्युनल फोर्सेस को बिल्कुल बैकग्राउंड में धकेल दिया। वो सीन से गायब हो गए थे कुछ समय के लिए। कांग्रेस, जमीयतुल उलेमाए हिंद, खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खान की ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरशिप में हजारों मुसलमान जेल गए और नेशनल मूवमेंट ने पहली बार मुस्लिम मेजॉरिटी वाले 2 नए इंपॉर्टेंट एरियाज NWFP और कश्मीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये दिखाता है कि नेशनलिज्म की अपील कम्युनलिज्म से ज्यादा थी। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। 1930s की शुरुआत में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। वहां इन कम्युनल लीडर्स को फिर से लाइमलाइट में आने का मौका मिल गया। अंग्रेजों ने उन्हें बुलाया। हाँ, और ये मौका उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही दिया था जानबूझकर। इन कॉन्फ्रेंसेस में कम्युनल लीडर्स ने ब्रिटिश रूलिंग क्लास के सबसे रिएक्शनरी सेक्शंस के साथ हाथ मिला लिया। दोनों मुस्लिम और हिंदू कम्युनल लीडर्स ने अपने सो कॉल्ड कम्युनल इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। मतलब खुलेआम अंग्रेजों से मदद मांगने लगे भारत के आज़ादी के खिलाफ। इसका कोई ठोस उदाहरण है? क्या कहा गया था इन कॉन्फ्रेंसेस में? कुछ स्पेसिफिक? हाँ, सोर्स में जिक्र है। 1932 में लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मीटिंग हुई। उसमें आगा खां, मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल और हिस्टोरियन शफात अहमद खान जैसे लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक या वास्तव में सामाजिक हितों का कोई भी विलय, कोई भी मर्जर होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इनहेरेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग एनी मर्जर। और ये भी कहा कि भारत पर कभी भी ब्रिटिश एजेंसी के अलावा किसी अन्य माध्यम से शासन करना अव्यवहारिक है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एवर गवर्निंग इंडिया थ्रू एनीथिंग बट अ ब्रिटिश एजेंसी। मतलब साफ कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो ही नहीं सकते और भारत पर सिर्फ अंग्रेजी राज कर सकते हैं। सोचिए। वाह, मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश एजेंडा को सपोर्ट कर रहे थे, देश की आज़ादी की बात ही नहीं। और हिंदू कम्युनल लीडर्स का क्या स्टैंड था? क्या वो अलग थे? वो भी पीछे नहीं थे। 1933 में हिंदू महासभा के सेशन की प्रेसिडेंसी करते हुए भाई परमानंद ने हिंदुओं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच कोऑपरेशन की वकालत की। उन्होंने कहा, आई फील एन इम्पल्स इन मी दैट हिंदूज वुड विलिंगली कोऑपरेट विद ग्रेट ब्रिटेन इफ देयर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबल पोजिशन एज द प्रीमियर कम्युनिटी इन इंडिया इज रिकग्नाइज्ड इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ न्यू इंडिया। मतलब अगर हमें अंग्रेज प्रीमियर कम्युनिटी का दर्जा दें तो हम उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये तो कमाल का अपॉर्चुनिज्म था, मतलब गजब है। दोनों तरफ के कम्युनल लीडर्स अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए अंग्रेजों से डील करने को तैयार थे, बजाय इसके कि मिलके आज़ादी के लिए लड़े हैं। ये तो देशहित के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन सब के बावजूद 1937 तक कम्युनल पार्टीज और ग्रुप्स काफी कमजोर और नैरो बेस्ड बने रहे। उनकी अपील लिमिटेड थी। ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू यूथ, इंटेलेक्चुअल्स, वर्कर्स और किसान 1930s की शुरुआत में नेशनलिज्म और सोशलिज्म की मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए थे। उनका झुकाव कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टीज की तरफ था। बंगाल में कई लोग सेक्युलर और रेडिकल कृषक प्रजा पार्टी में शामिल हुए, जो किसानों के हक की बात करती थी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया 1932 में, जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसका क्या असर हुआ? इसने क्या बदला? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मूव था अंग्रेजों का। ये बेसिकली कमजोर पड़ती मुस्लिम कम्युनलिज्म को एक तरह का लाइफलाइन देने का ब्रिटिश एफर्ट था। इस अवार्ड ने 1927 के दिल्ली प्रपोजल्स और 1929 के जिन्ना के 14 पॉइंट्स के कार्यक्रम में शामिल लगभग सभी मुस्लिम कम्युनल डिमांड्स को मान लिया। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को न केवल जारी रखा बल्कि उसे और एक्सपैंड कर दिया, डिप्रेस्ड क्लासेस तक भी। इसने कम्युनल फोर्सेस को एक पूरी तरह से नई सिचुएशन में डाल दिया। अब वो पहले की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी ज्यादातर मांगें तो मान ली गई थीं। अब सवाल ये था कि वे यहाँ से कहाँ जाएंगे, उनका अगला एजेंडा क्या होगा, उनकी पॉलिटिक्स अब किस दिशा में जाएगी, अब वो क्या मांगेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब आपकी लगभग सारी मांगें मान ली जाएं, वो भी किसी बाहरी ताकत द्वारा, तो आपकी पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या होता है? क्या आप और मांगे करते हैं या फिर कोई नया ज्यादा रैडिकल रास्ता ढूंढते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, ये लिबरल फेस। बिल्कुल,
और यहीं से शायद कम्युनलिज्म के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत की जमीन तैयार हुई है, जिसकी बात हम शायद आगे कभी करेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 32 कम्युनलिज्म द लिबरल फेज पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।